नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। बीते 9 दिन से धरनारत रघुनाथ वासियों के द्वारा वेद प्रकाश कटारिया द्वारा की गई आत्महत्या मामले में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मांगों पर सहमति जताते हुए धरने को समाप्त करवा दिया है। इस अवसर पर सीटीओ व तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर नागरिकों को समझाया और वेद प्रकाश के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें रवाना किया। विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि आजादी के बाद भी रघुनाथ गांव की घोर उपेक्षा की गई है। उनको उनकी 1857 में अंग्रेजों द्वारा नीलाम की गई जमीन वापस नहीं मिली और उसके बदले में कोई मुआवजा भी नहीं मिला। आंदोलनकारी वृद्ध सिंह भी नीलामी की गई जमीन व गांव की कुर्सी व पत्राचार की मांग को लेकर 10 मई 2023 से लघु सचिवालय भिवानी के सामने धरने पर बैठा था। संबंधित रिकॉर्ड नहीं मिलने से जिला प्रशासन से दुखी होकर 12 सितंबर की रात को सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद सिविल अस्पताल भिवानी में पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया और परिवार ग्रामवासी तथा किसान सभा C2 व डॉक्टर अंबेडकर वादी कई जन संगठन धरने पर बैठ गए और इन संगठनों की तरफ से 4 बार प्रशासन से बातचीत का दौर चला और 19 सितंबर को महापंचायत के बाद सायंकाल सचिवालय का गेट घेर लिया गया तथा रात को जिला प्रशासन के साथ 21 सदस्यों की कमेटी ने वार्ता करके समझौता कर लिया। 9वां दिन आज है। शहीद वेद प्रकाश जी की डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में रखी हुई है और कल रात को छठे दौर की वार्ता हुई। तमाम मांगे जो गांव की हैं या शहीद परिवार की हैं, संतलाल जी जो पिछले वर्ष शहीद हुए थे, उन सब मांगों के ऊपर बातचीत होने के बाद सहमति बनी और उस सहमति के तहत हमने प्रशासन से संतलाल जी का जो मुआवजा बाकी था वो और शहीद वेद प्रकाश का हमने पूरा मुआवजा लिया है और 3 नौकरियां शहीद संतलाल जी की और उनके बेटे को और वेद प्रकाश जी के बेटे और बहू के लिए और एक कमेटी का गठन रिकॉर्ड के लिए तहसीलदार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ है जिसमें गांव के भी 3 लोग शामिल हैं और 22 से 29 तारीख के बीच में मुख्यमंत्री से रघुनाथ गांव के शहीदी के दर्जे के लिए और 57 प्लाटों पे अधिकार के लिए मुख्यमंत्री से कमेटी की मीटिंग होगी। एक फाइल प्लॉट की जो रघुनाथ गांव के जो ये 57 प्लाट हैं, इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी भी प्रशासनिक अधिकारियों ने कमेटी को दे दी है और जो कमेटी बनी है रिकॉर्ड के लिए और नौकरी के 2 नियुक्ति पत्र अभी वो भी हमने लिखित में लिए हैं और निश्चित तौर पे प्रशासन हठधर्मिता पे था। सरकार मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कमेटी ने और आंदोलन ने बहुत मजबूती के साथ कदम बढ़ाए हैं जिससे सरकार की हार हुई है और आंदोलन की जीत हुई है। कमेटी प्रधान गांव रघुनाथ, देखिए जो 13 महीनों से लगातार हमारा धरना चल रहा था, गांव का रिकॉर्ड और प्लाटों के जो कागजात हम चाहते थे सरकार से और बार बार जिसके लिए हम परेशान हो रहे थे, वेद प्रकाश जी ने जो शहादत दी थी इन्हें कागजातों के लिए दी थी। आज हमने सरकार से वो ले ली है और इनकी नौकरी और इनका मुआवजा भी प्राप्त कर लिया। 9वें दिन में प्रवेश कर गया है। छठे दौर की वार्ता हुई है जो कमेटी बनी है गांव वालों की तरफ से और प्रशासन के बीच में, उसमें सहमति बनी है कि जो नियमानुसार जो इसमें कंपनसेशन होगा वह दिलवाया जाएगा और जो मृतक संतलाल हैं, जो मृतक वेद प्रकाश हैं, उनके पुत्रों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही ये 2 मांगों का विश्वास के तहत एक ठोस सबूत हो, एक रिटर्न में इनको स्टेटमेंट दी जाए। ये कमेटी की मांग थी, वो लेकर आज हम पहुँचे हैं। तो इससे एक क्या है कि विश्वास का जो अभाव था वो खत्म हुआ है। कमेटी ने भी हमारी मांगे मानी है। जो प्रशासन ने एक सहयोग की अपील की थी वो भी इनके द्वारा की जा रही है और अभी हम जो मृतक वेद प्रकाश जी हैं नियमानुसार और एक परंपरा अनुसार उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए अभी जा रहे हैं। ये भी एक इसमें प्रमुख मांग थी कि जो लैंड रिकॉर्ड है गांव का, नीलामी का है या अलॉटमेंट का है, उसकी एक एग्जॉस्टिव उसका इंस्पेक्शन करवाया जाए। एक कमेटी हो जिसके अंदर ग्रामीण भी शामिल हों
तो 3 ग्रामीणों को शामिल किया गया है। हर स्तर पर, चाहे वो जिला पर हो या फिर जो हमारा पुराना कमिश्नरेट हिसार था, हिसार में कोई रिकॉर्ड हो या फिर राज्य स्तर पर कोई रिकॉर्ड हो, वहाँ पर यह कमेटी खुद जाएगी। तहसीलदार साहब इसके अध्यक्ष हैं और यह अपनी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। गली निर्माण में लापरवाही बरतने पर स्थानीय पुराना बस स्टैंड पर स्थित कुम्हारान मोहल्ला के निवासियों ने ठेकेदार पर अनेक आरोप लगाए हैं। इस बारे में जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य सुनील वर्मा ने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण गली निवासियों की सीवरेज व पेयजल लाइनें टूटने के कारण करीब 7 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। स्थानीय पुराना बस स्टैंड स्थित कुम्हारान मोहल्ला के निवासी पिछले करीबन 3 वर्षों से गली निर्माण की मांग को लेकर दर दर भटकने को मजबूर थे, जिसके बाद जिला कष्ट निवारण समिति सुनील वर्मा नंबरदार द्वारा यह मुद्दा समिति की बैठक में मंत्री अनूप धानक के समक्ष उठाया गया तथा मंत्री ने इस गली निर्माण के आदेश दिए थे। मंत्री के आदेशों के बाद इस गली का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद ठेकेदार की लापरवाही के कारण गली के निवासियों की समस्या और अधिक बढ़ गई और गली निवासियों ने ठेकेदार की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए अतिरिक्त उपायुक्त अनुपमा अंजलि को शिकायत सौंपते हुए उसे ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। ठेकेदार की लापरवाही के कारण गली के निवासियों ने बुधवार को रोष जताते हुए नारेबाजी की। अतिरिक्त उपायुक्त को शिकायत सौंपते हुए जिला कष्ट निवारण समिति सुनील वर्मा नंबरदार ने आरोप लगाया कि गली निर्माण के दौरान ठेकेदार ने रंजिश के चलते गली को करीबन 2.5 फुट तक खोद दिया, जबकि यह खुदाई सिर्फ 5 इंच की होनी थी। जी, पहले तो हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे स्पेशल उन्होंने 8.5 लाख रुपए इस गली के लिए पास करे। हम कई सालों से प्रयास करते हैं, हमने कष्ट निवारण समिति में भी ये कई बार उठाया और माननीय सांसद जी और विधायक जी ने पास करवाए, वो बहुत अच्छा, उनका ये धन्यवाद है। लेकिन यहाँ का जो ये ठेकेदार है उसकी अटकर्मी है, उसने यहाँ बहुत भेदभाव यो किया है। लगभग 8-10 लाख रुपए का यहाँ नुकसान कर दिया। सबके जो उन्हें पाइपलाइन, सीवर लाइन, पानी के कनेक्शन तोड़ दिए, सरकारी नलका तोड़ दिया और 2.5 फुट जो उन्होंने गली को ये खोद दिया है। उसने ये स्पेशल कहा है कि मैं तुम्हारा नुकसान करूंगा, तुमने हमारा ये नुकसान किया है। तो हमने इस उपरोक्त विषय में अतिरिक्त उपायुक्त मैडम अंजलि मैडम से भी मैं मिला, हमारे गली के जो साथी हैं वो भी मिले, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है, मैं जी सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने ठेकेदार का काम करने का तरीका बहुत अच्छी तरह देखा, उन्होंने कैसे काम किया कैसे नहीं किया। जब हमें उनका काम देखकर हमें उन्हें रोकने की कोशिश की, तब हमने देखा कि 2.5 फुट गड्ढे किए। पहले मटेरियल 4 इंची का पड़ा हुआ था, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की गई और जो कुछ इसमें मिली भगत कुछ लोगों की थी, जिसके मानने के कारण उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। हमारा नुकसान किया गया, जो हमारी पैड़ियाँ थी उसको तोड़ दिया गया और उसके बावजूद पाइपलाइन वगैरह थी उसको रोकने के प्रयास किया गया, तो बुजुर्गों पर दुर्व्यवहार किया गया। भिवानी जिले के गांव नांगल के किसान गुलाबी सुंडी व टिंडा गलन के कारण 80% से 100% बर्बाद हुई फसल की मुआवजे की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर गांव के सरपंच कुलदीप के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। गांव के सरपंच कुलदीप, बुजुर्ग राजमल व युवा किसान मोहित ने बताया कि उनके गांव की लगभग 700 से 800 एकड़ कपास की फसल गुलाबी सुंडी व बीमारी के लगने से 80 से 100% के लगभग खराब हो गई। गांव के सभी कपास उत्पादक किसानों पर इन बीमारियों का प्रभाव पड़ा। इससे गांव में कपास की फसल को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि भिवानी जिला प्रशासन जल्द से जल्द गांव नागल की बर्बाद हुई कपास की फसल का कृषि विभाग के माध्यम से सर्वे करवाकर मुआवजे की व्यवस्था करे। ग्रामीणों ने मांग की कि प्रति एकड़ कपास की बिजाई, खाद, दवाई व सिंचाई खर्च को देखते हुए प्रशासन जल्द से जल्द सर्वे करवाकर किसानों को 40 से 50 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिलवाए। मैं जिनांगल गांव से सरपंच हूं और ये हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं वो साथ में आए हैं। हमारे गांव की समस्या जी फसल को लेकर है। 700-800 एकड़ में हमारे कपास है और कपास में इतनी ज़्यादा बीमारी आ चुकी है कि कपास 100% खत्म हो चुकी है। प्रशासन से हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि सभी एक बार आप सर्वे करवाओ। सर्वे करवाने के बाद हमारी फसल अगर 100% नष्ट हो तो हमें मुआवजा देने का काम किया जाए। इसी के आधार पर पूरा हमारा जो किसानों का पूरा खर्चा सब कुछ इस फसल के ऊपर आधारित है और यही फसल 100% खत्म हो चुकी है। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि इसकी जल्दी से जल्दी सर्वे करवाकर और इसका मुआवजा देने की कृपा करें। किस प्रकार की बीमारी इसमें है और कैसे कैसे नुकसान होगा? इसमें जी सुंडी है, गुलाबी सुंडी जो ज़्यादा है
हमारे कपास में ज़्यादा कीड़ा आया जी। गांव नांगल से आए हैं, राजमल मेरा नाम है जी। और उसमें कीड़ा इतना है, कपास की फसल जमा बर्बाद हो चुकी है जी। कम से कम 800-700 एकड़ में कपास है। उसके मुआवजे की मांग के लिए आए जी। हमारे को मुआवजा दिवाया जाए कम से कम 35-40 हज़ार रुपये। तो कितने लगभग आपका खर्चा हुआ है, अब कितना नुकसान आपको होता लग रहा है? नुकसान 80-90% नुकसान हो रहा है जी। खर्चा ज़्यादा लगा हुआ है जी इस पर, और 90% नुकसान है जी। मेरा नाम है मोहित, गांव नांगल से हम किसान साथी सारे यहाँ आए हैं कि कपास के नुकसान के बारे में बताने के लिए हमने यहाँ डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। और कपास में लिंट रोग, टिंडा गलन और गुलाबी सुंडी की वजह से हुए बहुत भारी नुकसान के लिए हम यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। और इस नुकसान की भरपाई के लिए हम यहाँ सरकार से गुहार लगाने आए हैं। कितने क्षेत्र में, कितने गांव में? कम से कम 800 एकड़ में जो फसल है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। और इसी के संदर्भ में हम यहाँ पहुँचे हैं कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें उपयुक्त जो भी है मुआवजा हमें दिया जाए और जो बीमा कंपनियों से हमें क्लेम की भरपाई करवाई जाए। और जो किसान जिन्होंने बीमा नहीं करवाया है उनको सरकार की तरफ से सहायता दी जाए। और बात प्रत्येक महीने के तीसरे बुधवार को भिवानी परिवार मैत्री संघ दिल्ली द्वारा स्थानीय दादरी गेट स्थित श्री कृष्ण परमानी मंदिर में 5वां स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 378 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। वहीं नेत्र ऑपरेशन के लिए 75 एवं कैंसर इलाज के लिए 40 मरीजों का चयन कर उन्हें दिल्ली रवाना किया गया। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर प्रांगण में लगाए जाने वाले आंखों की जांच व मोतियाबिंद निःशुल्क लेंस ऑपरेशन और कैंसर स्क्रीनिंग कैंप के 5वें शिविर में 378 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। नेत्र ऑपरेशन के लिए 75 व कैंसर इलाज के लिए 40 से अधिक मरीजों का चयन करके उन्हें इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गुरुग्राम और कैंसर के लिए राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली ले जाया गया। कैंप डॉलर फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित किया गया। डॉलर फाउंडेशन के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता और रमेश गुप्ता ने बताया कि भिवानी परिवार मैत्री संघ ने उनके परिवार को बड़े बुजुर्गों की सेवा का जो अवसर प्रदान किया है वो उसके लिए दिल से आभारी हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन ने कहा कि संघ का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जिले के बुजुर्गों को स्वास्थ्य लाभ देना है। भिवानी परिवार मैत्री संघ का 5वां मोतियाबिंद और कैंसर स्क्रीनिंग का कैंप हम लोग लगा रहे हैं। हर महीने का तीसरा बुधवार भिवानी की धरती पर निश्चित हो गया है और लगभग 5 कैंपों में 1000 से ऊपर लोगों की ओपीडी हो चुकी है और लगभग 200 प्लस लोगों की कैटरेक्ट की सर्जरी हो चुकी है। और इस सुविधाओं को धीरे धीरे हम बढ़ाते जा रहे हैं। कैंसर के भी लगभग 300 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और 6 कैंसर पेशेंट हमको मिल चुके हैं। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि भिवानी परिवार मैत्री संघ की इस मुहिम में आप सम्मिलित हों। और एक प्रार्थना और करना चाहता हूं, इस बार का कैंप डॉलर ग्रुप जो कि गांव मानेरू के हैं और कलकत्ता और दिल्ली में बड़े बड़े संस्थान चलाते हैं, अंडर गारमेंट की दुनिया में एक बड़ा नाम है डॉलर का। डॉलर कंपनी की ओर से आज का ये कैंप हमको प्रायोजित उन्होंने किया है डॉलर कंपनी ने। और ऐसे भिवानी परिवार से बहुत सारे ऐसे उद्योगपति जुड़ते जा रहे हैं जो इस मुहिम में हमारा साथ दे। नारायणी तंदन दास देवसर धाम ट्रस्ट सती माता मंदिर में मंगल पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, सूरत, राजस्थान इत्यादि अनेक स्थानों से भक्तों ने पहुंचकर दादी के दरबार में पूजा अर्चना करके सामूहिक मंगल पाठ में भाग लिया। वहीं इस अवसर पर भजन सम्राट पी के लाटा ने भी विशेष भजन प्रस्तुत किए। मंगल पाठ कार्यक्रम में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, सूरत, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा सहित अनेक स्थानों से भक्तजन पहुंचे और उन्होंने दादी के दरबार में जहां अमन व शांति की अर्चना की तो साथ साथ में सामूहिक मंगल पाठ में भाग लिया। इस कार्यक्रम में राजस्थान से पहुंचे एवं कार्यक्रम के संयोजक आशा गुप्ता, रमेश गुप्ता ने कहा कि इस प्रकार का कार्यक्रम नारायणी दादी सती माता के दरबार में होता है। दादी सती का गुणगान किया जाता है और मंगल पाठ किया जाता है और यहाँ इस अवसर पर आपसी मिलन कार्यक्रम रहता है जिसमें देश भर से पहुंचे हुए समाज के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और दादी का आशीर्वाद लेते हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से दादी का गुणगान किया जा रहा है और देवसर धाम में 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन है। कहा कि दादी के दरबार में जो भी आता है मंगल पाठ करवाता है उसका कल्याण होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है।
बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं यहाँ पर। दादी यहाँ सते हुए थे, उसके बाद पूर्णिमा में यहाँ से उनकी बस्ते गई थी और चुनरियों की तरफ विशाल बहुत बड़ा मंदिर है। तो यहाँ भी दादी जी ने अपना स्थान बनाया जिसका हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे मंदिर में यात्रियों के लिए 12 महीने सब तरह की सुख सुविधा, प्रसाद की व्यवस्था की गई है और नवरात्रा तो इस प्रकार का ये उत्सव मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? ये जो अमर सुहागन औरतें अपने सनातन धर्म में हैं उनको हम लोग सम्मान देते हैं। ये तो अपने जैसे कि वीरांगनाएँ थी, राजपुतानाएँ थी, तो वैसे ही दादी जी ने जब उनके पति की जब यहाँ निर्मम हत्या कर दी गई थी तो इसी समय में उन्होंने जो दुश्मन थे उनका संहार करके सती रूप लिया था। क्या नाम दिया? मेरा नाम रामोतार है, रामोतार फतेह चंद साहब। मेरा नाम आशा गुप्ता है। आज का जो जयपुर से हूँ और हर महीने की अमावस्या को हम देवसर धाम में मंगल पाठ व सभामणि का आयोजन करते हैं। उसमें अनेक सिंगर बाहर से आते हैं और अपनी जो है मंगल पाठ की गाथा सुनाते हैं। ऐसे ही आज भादु मावस बहुत ही बड़ा शुभ दिन दादी का है, जहाँ दादी प्रकट हुई थी। और आज हमारे बीच में कलकत्ता से श्रीमती मिंटू अग्रवाल और गुवाहाटी से श्रीमती मुक्ता कसेरा जी मंगल पाठ कर रही हैं। वो बड़ा ही सुंदर दादी के मन के भावों से मंगल पाठ करती हैं। और आज हमारे बीच में समस्त ट्रस्टी कलकत्ता के जो कि नदी की संजय अध्यक्ष है और विनोद चुनचुनवाल सेक्रेटरी है, रामोदार सेक्रेटरी है और सुरेश जी, सुलेखा, कहीं गुवाहाटी से, बंगाल से, आसाम से, दिल्ली से, हरियाणा से, कई जगह से आज हमारे बीच में बहुत से यात्री आए हुए हैं और सारे ट्रस्टी आज यहाँ मौजूद हैं। बड़े ही परम सौभाग्य की बात है कि दादी जी का यहाँ हर महीने मंगल पाठ होता है और अनेक प्रोग्राम यहाँ होते रहते हैं। मैं दादी जी से यही प्रार्थना करूँगी कि दादी जी ऐसे ही अपनी कृपा भक्तों पे बरसाती रहें और हमेशा निरंतर प्रतिदिन ये कार्य करती रहें। प्रदीप संगई। प्रदीप जी बताइए जी, किस प्रकार के जो यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया है, किस प्रकार का यहाँ उत्साह देखने को मिल रहा है? यहाँ बहुत काफ़ी उत्साह है इस मंदिर के प्रति। ये यहाँ पे दादी सती मतलब दादी का उत्थान यहीं से हुआ था और यहीं पे दादी सती हुई थी। इस बोल के सभी की श्रद्धा है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं माई का दर्शन करने। दादी पर विशेष दादी के ऊपर हमारा विशेष भाव है। दादी समय समय पर हमें अच्छा भाव मतलब रिजल्ट देती है, परिणाम देती है, परिणाम देती है। अगर सच्चे मन से हम दादी का गुणगान करते हैं तो दादी हमें बहुत उसका रिजल्ट अच्छा देती है, बहुत अच्छा। और हमारी दादी से यही प्रार्थना है कि हर महीने ऐसे ही मंगल पाठ होता रहे। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर मंगलवार को नए संसद भवन के शुभारंभ अवसर पर विशेष सत्र के दूसरे दिन महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। इस अवसर पर समाचार के बाद अधिकतर आबादी को प्रतिनिधित्व मिलने से महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। बिल के अनुसार अब लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। भिवानी के राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर अनिता शर्मा, डॉक्टर सुनीता व डॉक्टर रेखा शर्मा ने बताया कि महिला आरक्षण विधेयक बिल लागू होने से देश में महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में पुरुषों के समान दर्जा मिलेगा और वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर सक्रिय राजनीति में भाग ले सकेंगी। उन्होंने कहा कि देश की आबादी का 50% महिलाएं हैं। ऐसे में महिलाओं की विधायक पालिका में बड़ी उपस्थिति होने से देश की राजनीति नई दिशा लेगी। इससे लोकसभा में अनुशासन बढ़ने के साथ साथ स्वच्छ राजनीति होगी। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन बनने के साथ ही महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। भिवानी के लघु सचिवालय में अधिवक्ता मलिका शौरान, सोनाली व ज्योति भारद्वाज ने भी बताया कि महिला आरक्षण विधेयक से महिलाओं में खुशी की लहर है
और वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की राजनीति में भाग लेंगी। मैं एडवोकेट ज्योति भारद्वाज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भिवानी से। जैसे कि कल लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पेश किया गया है, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और देखो, समाज में लेडीज़ इतना आगे बढ़ चुकी हैं और ये पॉलिटिक्स में भी लेडीज़ एक से एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। और जो समाज में जो सुधार के लिए हमें 33% आरक्षण दिया जाएगा, वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये सभी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो, जैसे सबसे पहले मैं बोलूँगी कि वो घर चलाती हैं, ऐसे वो पूरा देश भी चलाएंगी। और वो धरती से जुड़ी हुई होती हैं, और वो धरती से जुड़ती हैं इसलिए उन्हें इतना ज्ञान होता है। तो मेरा यही सबमिशन है कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और इसके लिए मैं भी कल हम क्या नाम है और क्या कहेंगे? मैं एडवोकेट मलिका शोरान, भिवानी कोर्ट से। आज मैं आपको महिला जो आरक्षण बिल पेश हुआ है उसके बारे में ये बता रही हूँ कि ये बहुत खुशी का मौका है लेडीज़ के लिए। लेडीज़ आर ऑलवेज गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, और उनको जो समाज से जो सच्ची जो मतलब जो ज़मीन से जुड़ी होती हैं वो औरतें होती हैं। और इनको एक आज के टाइम में जो वुमेन एम्पावरमेंट का हमारा जो स्लोगन है वो इस चीज़ को पूरा करेगा कि आप वुमेन बिल जो लेके आ रहे हो आरक्षण का, उसमें भागीदारी बढ़ेगी। लोकसभा में 181 सीटें लेडीज़ के लिए आरक्षित होंगी, उसमें से भी जो 33% 25% वो SC/ST के लिए है। और आज हमारे देश में जो हमारे राष्ट्रपति है, जो सर्वोच्च पद है, वो भी एक महिला जो SC/ST उससे हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं देश को, फर्स्ट लेडी ऑफ द नेशन। सेकेंडली, जो हमारी इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें लोग कहते हैं कि फाइनेंसेस को आदमी संभालते हैं, और हमारे देश में निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ा और क्या उदाहरण होगा कि इसके लिए बहुत ही अच्छा जो बिल पेश हुआ है और ये पास होना चाहिए। और हाँ, सब जो भारत की महिलाएं हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से ये बिल पेश किया गया है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, मैं एडवोकेट सोनाली, और मैं ये कहूँगी कि ये जो 33% आरक्षण पेश किया गया है महिलाओं के लिए, ये बहुत खुशी की बात है। कि इसको मैं ये कहूँगी कि ये बिल पेश करने के साथ इसको पास भी किया जाना चाहिए। और जहाँ पर हर जगह महिलाएं काम करती हैं, तो उसको देखते हुए हम ये चाहते हैं कि महिलाओं को और आगे बढ़ने का मौका मिले। महिलाएं गृहस्थी से लेके ऊपर पद तक सभी कार्य संभाल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं हर जगह पीछे हैं, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। तो इस हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि इसको पास होना चाहिए। जी, मैं डॉक्टर सुनीता, असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव गांधी महिला महाविद्यालय भिवानी में। और जो ये महिला आरक्षण बिल, जिसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की बात की जा रही है, इस पर मेरा विचार ये है कि ये बहुत ही अति उत्तम कार्य किया जा रहा है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के विकास, उनकी उन्नति के लिए। हालांकि प्रयास बहुत कई सालों से किया जा रहा था, बिल भी कई बार पेश किया गया लोकसभा में, लेकिन ये अभी तक पास नहीं हो पाया था, क्योंकि जो हमारे SC/ST का आरक्षण है, इस बिल में भी अलग से उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की बात बार बार उठ रही थी। लेकिन ये बिल फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा रखा गया है और हमारी नई संसद में रखा गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि नया तोहफ़ा इस देश की महिलाओं को लिए, और ये पास हो जाता है तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा उपहार होगा, एक तोहफ़ा होगा। क्योंकि देश की, दुनिया की आधी आबादी जो महिला है और वो राजनीति में बहुत कम हिस्से में है, तो ये भी ज़रूरी है कि महिलाएं जितने अनुशासित हैं, वो अगर राजनीतिक व्यवस्था में 33% ही सही अगर शामिल होंगी तो राजनीति थोड़ी सी। मैं अनीता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी। मैं इस बात का स्वागत करती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के आरक्षण के लिए 33% जो है बिल पास करने जा रही है। ये सरकार की एक नई शुरुआत है नए संसद भवन के साथ, कि जिसमें सरकार ये कह रही है कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। और 33% आरक्षण का मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट में महिलाओं को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, और महिलाएं जितनी आगे होंगी उतना अच्छा भी होगा, क्योंकि ये उन मुद्दों को उठाएंगी जो मुद्दे अब तक उठ नहीं पाए। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और साथ ही नए संसद भवन में जो हम प्रवेश कर रहे हैं, और प्रवेश करने के साथ ही जो एक महिला आरक्षण बिल वहाँ पर सबसे पहले रखा गया है, तो एक महिला होने के नाते आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने आप को, कि जो 50% हमारी जनसंख्या है महिलाओं की, जो प्रतिनिधित्व देने लग रही है देश को,
और प्रतिनिधित्व के साथ साथ हम देखते हैं कि धरती से लेकर आसमान तक जो परचम लहराया है महिलाओं ने, और उसके लिए जो 33% आरक्षण है, जो एक लंबे समय से मांग चल रही थी और वो अब तक हमारे पास नहीं आ रही थी पास होके, तो मैं आशा कर रही हूँ कि जैसे ही नए संसद भवन में सबसे पहला बिल ये रखा गया है तो ये बिल पास होगा और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि साइंस के क्षेत्र में हो या डॉक्टरी के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में तो उनका नाम है ही, और इवन आप देखते हो कि उद्योगों में भी जो महिलाएं हैं, और इवन हमारे जो विदेशों में जो हमारी राजदूत के तौर पे काम कर रहे हैं, कंपनियों में काम करने लग रहे हैं, हर तरह के फील्ड में जो है वो महिलाएं घर संभालने से लेकर बच्चों के संभालने से लेकर कंधे से कंधा अपने पति के साथ काम करने से लेकर देश के साथ भी वो हर व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लग रही हैं। तो एक महिला होने के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते ये मैं आज गर्व के साथ कह रही हूँ और महसूस भी कर रही हूँ कि महिलाओं का जो आरक्षण बिल है ये पास हो। बुधवार को एडीजीपी रोहतक रेंज के राव भिवानी पुलिस लाइन पहुंचे। इस अवसर पर पुलिस लाइन के जवानों द्वारा उन्हें सम्मानपूर्वक सलामी दी गई। वहीं इस अवसर पर एडीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में अपराध, कानून एवं व्यवस्था व अन्य मुद्दों से संबंधित तुलनात्मक आंकड़ों की समीक्षा की। इस अवसर पर बैठक में श्री के राव आईपीएस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रोहतक रेंज की मौजूदगी में पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला, भारतीय पुलिस सेवा सहायक पुलिस अधीक्षक, सभी पर्यवेक्षण अधिकारी व जिले के सभी थाना प्रबंधक, सीआईए प्रभारी व अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मीटिंग में सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला आईपीएस के द्वारा जिले की भौगोलिक परिस्थितियों, थानों व चौकियों तथा मुख्य मार्गों के संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय को विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत करवाया गया। मीटिंग के दौरान अनेक विषयों तथा आपराधिक आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया। एडीजीपी श्री के राव ने बैठक में मौजूद पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि संगीन किस्म के अपराधों से जुड़ी शिकायतों की गहनता से जांच करके त्वरित कार्यवाही की जाए। ऑफिसर्स, डीएसपीज, एएसपीज, एसएचओज, क्राइम टीम्स सबकी मीटिंग ली गई थी और मीटिंग में सभी का कार्य देखा गया जो काफ़ी संतोषजनक पाया गया है। और दूसरा कि कुछ नई स्कीम्स जो सोसाइटी को मदद करें वो भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। जैसे 112 के अंदर महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए रिलेटेड रजिस्ट्रेशन कराना कॉलेज स्कूल में जाके, ताकि उसके अंदर एक और सुविधा रखी गई है 112 में कि ट्रिप मैनेजमेंट, मान लो कोई भी महिला कहीं से कहीं जा रही है और वो अगर 112 पे टेलीफोन करती हैं कि मेरे को यहाँ जा रही हूँ और इतना टाइम लगेगा, तो उसकी सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली हम 112 के थ्रू करेंगे कि भाई वो अपने टाइम पे पहुँच गई या नहीं पहुँची या कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरह से 3 व्हीलर्स जितने हैं शहर के अंदर, उनके ऊपर आगे पीछे अंदर एक फॉर्मेट उसके ऊपर उसकी मार्किंग की गई है कि नंबरिंग की गई है और उसका डेटाबेस 112 के अंदर हम डिटेल डाउनलोड करेंगे ताकि ये पता रहे कि अगर कोई किसी के साथ चेक करना है हमने कि ये आदमी क्या कर रहा है, स्कूटर चला मतलब 3 व्हीलर चला रहा है, कोई घटना तो नहीं हुई, तो हमारे को तुरंत उस डाटा से पता लग जाए कि कौन आदमी है, कहाँ का रहने वाला है, कौन से रूट पे है, ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी। और ये पूरे हरियाणा में अभी नए स्तर पे लागू की जा रही है। तीसरा कि जो भी अपराधी हैं उनके नाम जो भी ज़मीन जायदाद है उसको सबको कुर्क करने के लिए, आइडेंटिफाई करके कुर्क करने के लिए कहा गया है। और एक नया सिस्टम हम लोगों ने चलाया है जो डीजी साहब ने हमारी करीब महीना 15 दिन पहले मीटिंग भी ली थी सभी हरियाणा के ऑफिसर्स की, जिसमें फीडबैक यानी कि जो कंप्लेंट पुलिस के पास आती है उसमें से कितने लोग हमारे ही फीडबैक के एक टीम बनाई गई है पुलिस स्टेशन के अंदर, एसपी ऑफिस के अंदर, आईजी ऑफिस के अंदर, और जिसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम भी है, यानी कि कोई भी अपने स्तर पे उसमें। बुधवार को हनुमानढाणी स्थित सैनी धर्मशाला में दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा एक जन समस्या निवारण कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ की उपस्थिति में विभाग के अधिकारियों व अधीक्षक अभियंता रणवीर सिंह के द्वारा कैंप में आई 24 शिकायतों का मौके पर निवारण किया गया। इस कार्यक्रम में एसई रणवीर सिंह ने बताया कि आज 24 शिकायतें आई हैं
जिनमें से ज्यादातर समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुछ शिकायतें बिजली बिल के संबंध में हैं और कुछ शिकायतें बिजली के तारों को लेकर हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। एमएलए घनश्याम दास सराफ ने बताया कि हनुमान ढाणी में सैनी धर्मशाला में जन समस्या निवारण कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बिजली विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बुलाया गया और मौके पर ही क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कुल 24 समस्याएं सुनी गई, जिनका समाधान मौके पर किया गया। भिवानी के द्वारा ये कैंप लगाया गया, लोगों की समस्याएं सुनी गई। इसमें अधिकतर पोल वगैरह टेढ़े हैं, कई जगह पोल बदलवाने भी पड़ेंगे, कई जगह नए भी लगवाने पड़ेंगे। तो ये सारे काम की 24 शिकायतें इनको प्राप्त हुई है और ये 1 महीने का इनको समय दे दिया गया है कि 1 महीने में आप सारे काम यहाँ के पूरे कराएं। और जिस काम में कोई दिक्कत आ रही है तो हम माननीय मंत्री जी से भी बात कर सकते हैं। तो समय पर हर महीने एक कैंप दोनों विभाग, बिजली वितरण निगम और जन स्वास्थ्य विभाग, उनके अधिकारियों को भी हमने बाद में यहाँ पे बुला लिया था। उनकी भी कुछ समस्याएं आई हैं सामने। कहीं पे पानी नहीं पहुँच रहा है, कहीं सीवरेज युक्त गंदा पानी पहुँच रहा है। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इनका भी समय 1 महीने का निर्धारित कर दिया गया है और ये आने वाले समय में ये सारी जो हमारी जन समस्या निवारण कैंप सैनी धर्मशाला के अंदर लगाया हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 24 कंप्लेंट आई हैं। 24 कंप्लेंट में मैक्सिमम कंप्लेंट्स पोल रिप्लेसमेंट की हैं, तार बदलने की है। 6 या 7 कंप्लेंट ऐसी है जिनका बिल ठीक करना है। 2 कंप्लेंट जो है जिनका कनेक्शन कटा हुआ है उनका 800 करना है। उनका मौके पे निपटान कर दिया गया है। जैसे ही माननीय विधायक जी ने हमारे को कहा है कि हर महीने इस तरह कैंप लगाओ, तो हम माननीय विधायक जी के अनुसार हर महीने एक कैंप विभिन्न अलग अलग लोकेशन के ऊपर लगाया जाएगा, ताकि पब्लिक की जो कोई डिमांड्स है, किसी को दफ्तर में नहीं जाना पड़े, किसी को जो अपना जो बिजली दरबार है वो किसी की समस्या का तुरंत प्रभाव से निराकरण हो सके। इसीलिए जन समस्या निवारण कैंप निगम के हिदायत लगाए जा रहे हैं। आगे भी ये दरबार आगे चलते रहेंगे और लगते रहेंगे। दरबार लगाया गया जिसमें विधायक जी के आदेश के अनुसार लगभग 11 बजे हमारे को भी आदेश हुए कि आप इकट्ठा पानी और बिजली की समस्याएं लोगों की सुने। हमारी भी पानी की, सीवर की 4-5 समस्याएं आई हैं, कुछ का मौके पे निपटारा हुआ है और हमारे को 1 महीने का आदेश हुआ है कि इनकी समस्या जल्दी से जल्दी निपटारा जाए। तो शहर में कोई और स्पेशल वार्ड वाइज भी कैंप लगाए समाधान तो वार्ड वाइज भी लगाएंगे अभी हम कैंप। अगले सप्ताह से सप्ताह में 2 दिन खुला दरबार हम भी लगाएंगे। तो पीछे जो कैंप लगा उनका रिजल्ट अच्छा आया है लोगों से। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।